चलिए देखते हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक जो अभी के सीन में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि इस कोविड के एरा में हम लोग एंटीबॉडीज़, हर किसी व्यक्ति के मुंह से हम लोग एक चीज़ ज़रूर सुन रहे हैं, एंटीबॉडी, है ना। तो चाहे वो वैक्सीन भी एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, तो अभी भी मैं बोल सकता हूँ कि व्यक्ति के शरीर के अंदर उस एंटीजन के खिलाफ, उस वायरस के खिलाफ, या कोई भी बैक्टीरिया हो, का कोई भी फंगस हो, उसके खिलाफ एक एंटीबॉडी बन रहा है। या आप लोगों ने इस चीज़ को तो बहुत बार सुना होगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक में इस एंटीबॉडी का बेसिक्स क्या क्या है। सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि एंटीबॉडी होता क्या है, और ये एंटीबॉडी की डिस्कवरी कैसे की गई, और फिर उसके बाद इसके स्ट्रक्चर वाइज देखने की कोशिश करेंगे, और हमारे शरीर में ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस होते हैं तो होते कहाँ से, इस चीज़ को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं। तो सबसे पहले दिमाग में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास आता है कि व्हाट आर एंटीबॉडीज़। अगर आप एंटीबॉडीज़ की बात कहें और मैं एक शब्द में बताने की कोशिश करूं, तो मैं क्या कह सकता हूं कि एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन्स को हम लोग, एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन्स को हम एंटीबॉडीज़ के नाम से जानते हैं। इससे एक बात साफ साफ क्लियर होती है कि एंटीबॉडी एक प्रोटीन है ना। अच्छा, ये बाइंड जिससे कर रहा है वो एंटीजन है, और एंटीजन आपको पता है जो भी हमारे शरीर के लिए फॉरेन सब्सटेंस हो। और आपको मैं ये बात बता चुका हूँ कि एंटीजन खुद ही एक प्रोटीन है। अगर आप इसका केमिकल नेचर देखेंगे तो ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो हमारे शरीर के लिए फॉरेन रहेगा, वो उसको हम एंटीजन कह देंगे। चाहे वो पॉलन ग्रेन क्या ना, जिससे हमको एलर्जी हो जाती है। दूसरी बात, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो फंगस हो, सब ही जो हमारे शरीर के लिए फॉरेन नेचर शो करेगा, उसके प्रति जो इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होगा, जो इम्यून सिस्टम हमारा उसको मारने के लिए काम करेगा, उसमें से एक हथियार जो इम्यून सिस्टम के पास है वो है एंटीबॉडीज़। ठीक, इतनी बात तो समझ में आ गई। तो आप देखो कि एक प्रोटीन ही एक प्रोटीन से बाइंड कर पा रहा है। ग्लाइको मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, है ना। मतलब एंटीजन में कार्बोहाइड्रेट कंटेंट होगा और प्रोटीन नेचर रहेगा। मज़े की बात यह है, मैंने यहाँ पे ज़रूर लिख दिया है कि एंटीबॉडीज़ जो है वो एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन है, लेकिन अगर आप एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये भी एक ग्लाइको प्रोटीन है। अब मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वैक्सीन डेवलपमेंट की तरफ भी जाता हूँ, और ये एंटीबॉडीज़ किस तरह से किन सेल्स के द्वारा बनते हैं। अगर मैं इसको भी जानने की कोशिश करूं तो आपको मैं बताऊं कि शरीर में जब भी पहली बार एंटीजन ने एनकाउंटर किया, आप मान के चलिए ये हमारे पास एक एंटीजन है। ये एंटीजन जब भी एक ऑर्गेनिज्म हमारे ऑर्गेनिज्म में एनकाउंटर किया, तब मैं कह सकता हूँ तो हमारे शरीर में जो सेल्स इन्वॉल्व है इम्यून सिस्टम में, हमने बहुत डिटेल में इन सेल्स के बारे में पढ़ लिया है ना। तो जो एक सेल है, आपने पढ़ा होगा बी सेल, इस लेक्चर वाइज मैंने इसके ऊपर बात करी है। तो बी सेल जो है, जैसे ही एंटीजन, कोई भी एक नया एंटीजन आए, बी सेल सबसे पहले क्या हो जाते हैं, डिफरेंशिएट हो जाते हैं। ये आपको जान के रखना पड़ेगा कि बी सेल जो है वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं। बी सेल डिफरेंशिएट हो रहा है, कहने का मतलब ये है कि वो ऐसे सेल्स बनाएंगे जो काम करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक, तो बी सेल्स डिफरेंशिएट हुए दो सेल्स में, जिनका नाम है प्लाज्मा सेल्स, और दूसरा है मेमोरी सेल्स। तो जैसे ही नया एक एंटीजन फॉरेन सब्सटेंस हमारे बॉडी में आया, तो हुआ क्या कि ये एंटीजन बी सेल्स को डिफरेंशिएट कर दिए दो सेल्स में।
जिनको हम प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स कह रहे हैं। जब फर्स्ट एनकाउंटर हुआ तब की बात बता रहा हूं मैं, जब फर्स्ट बार एक एंटीजन आया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये प्लाज्मा सेल जो है ये एंटीबॉडीज सिक्रीट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक। अच्छा, इस कारण से मैं क्या बोल सकता हूं कि एंटीबॉडीज जो है वो सिक्रीट किसके द्वारा होते हैं? सिक्रीटेड बाय प्लाज्मा सेल्स। तो एंटीबॉडीज का जो सिक्रीशन हो रहा है वो प्लाज्मा सेल्स के द्वारा हो रहा है। जैसे ही एंटीजन आया, एंटीजन बी सेल को डिफरेंशिएट करेगा प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स में, और ये एंटीबॉडीज सिक्रीट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आप पढ़ने की कोशिश करते हैं, जब ये एंटीजन पहला एनकाउंटर किया तो इस सेल ने ये प्रोसेस किया और प्लाज्मा सेल्स ने एंटीबॉडीज का सिक्रीशन करना स्टार्ट कर दिया। सेम एंटीजन अगर सेकेंड टाइम आएगा, सेम एंटीजन अगर सेकेंड टाइम आएगा, तब सेल को इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। इसका मतलब बी सेल्स प्लाज्मा सेल्स के बाद नया एक एंटीबॉडी बनाए, ऐसा कताब भी नहीं होने वाला, ठीक। मेमोरी सेल्स एक्टिव हो जाएंगे और जो एंटीबॉडीज प्लाज्मा सेल ने पहले ही बना करके रखा हुआ था, वो मेमोरी सेल्स इस एंटीजन को एनकाउंटर कर देंगे। जो फर्स्ट एनकाउंटर हुआ इसमें हम लोगों को लॉन्ग टाइम देखने को मिला, इसमें जो टाइम हम लोगों को देखने को मिला ये लॉन्ग टाइम है। इस कारण से ये पहला रेस्पॉन्स हुआ इम्यून सिस्टम का। इस प्रकार के इम्यून रेस्पॉन्स को हम लोग कहते हैं प्राइमरी रेस्पॉन्स। दूसरी बात अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि जब सेकेंड एनकाउंटर होकर के मेमोरी सेल्स ने तुरंत काम कर दिया, तो मैं क्या कह सकता हूं कि इसमें जो टाइम लगने वाला है वो लेस टाइम लगने वाला है या शॉर्ट टाइम लगने वाला है। आप बोल सकते हैं कि ये शॉर्ट टाइम या लेस टाइम लगने वाला है। इस प्रकार के रेस्पॉन्स को हम कहेंगे सेकेंडरी रेस्पॉन्स। अब आप इसको वैक्सीन से रिलेट करके देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको वैक्सीन के द्वारा वही कोरोना वायरस या फिर बाकी जो वायरसेस हैं वो आप लोगों को एडमिनिस्टर कर दिया, लेकिन शर्त यह हुई कि ये वैक्सीन में जो वायरस है या बैक्टीरिया है या फंगस है ये इनएक्टिवेटेड केस पे है, ये इनएक्टिव फॉर्म पे, ये हमारे शरीर में कोई हार्म नहीं करना चाह रहे। उनका काम ये है कि वो बी सेल्स में आकर के इम्यून सिस्टम को एजुकेट कर दे। तो बी सेल्स तुरंत डिफरेंशिएट करके उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बना देगा। अब वास्तव में अगर वो पैथोजन सेकेंड बार आएगा तो मेमोरी सेल्स के पास वो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है कि इस प्रकार का एंटीजन आएगा तो कौन सा एंटीबॉडी हमको एक्टिवेट करके रखना है, ठीक। तो वो तुरंत ही लेस टाइम में इस एंटीजन के खिलाफ काम करना स्टार्ट कर देगा। तो ये एक फायदा हम लोगों को सेकेंडरी रेस्पॉन्स में देखने को मिल गया, ठीक। तो एंटीबॉडीज जो है वो एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन्स है और ये सिक्रीट किए जाते हैं प्लाज्मा सेल्स के बारे में। अगर आप प्लाज्मा सेल्स या बी सेल्स के बारे में अगर आपने पहले पढ़ के रखा हुआ है, मैं आपको याद दिलाऊंगा कि बी सेल्स के सरफेस में हम लोगों के पास सरफेस एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। और वो सरफेस एंटीबॉडीज कौन कौन से हैं? एक होता है IgM और दूसरा है IgD। इससे हमको एक इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है कि एंटीबॉडीज को हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स के नाम से भी जानते हैं। तो इस एंटीबॉडी का दूसरा नाम मैं कह सकूं तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स के नाम से हम इनको जानते हैं। और इस इम्यूनोग्लोबुलिन को हम लोग IgG के फॉर्म पे रखेंगे। तो बहुत सारे टाइप्स हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स के, और ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है, आप दो इम्यूनोग्लोबुलिन जो सेल सरफेस या बी सेल सरफेस में प्रेजेंट रहते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? वो है आपके IgM और IgD। ये बी सेल के सरफेस में या मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है सर। इतनी बात तो हमको समझ में आ गई। और बाकी जो एंटीबॉडीज़ है वो ब्लड में सर्कुलेट होते रहते हैं।
तो ब्लड सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज के अंदर हम लोगों के पास IgG, IgE और A एंटीबॉडीज जो है वो ब्लड सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज के अंदर आएंगे। तो जब फर्स्ट एनकाउंटर जो हुआ वो IgM के द्वारा हुआ। मोस्ट जो प्राइमरी रेस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है ये IgM ही होता है, और जो सेकेंडरी रेस्पॉन्स के लिए जो एंटीबॉडी रेस्पॉन्सिबल होता है वो IgG होता है। ये आप ध्यान पे रख सकते हैं। ठीक, चलिए, इतना मैं समझता हूं कि आपको क्लियर हो चुका है ना। कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स पे। ठीक, सेकंड, अगर प्रॉपर्टी हम लोग एंटीबॉडीज की देखना चाहें तो ये एंटीबॉडीज जो है वो एंटीजेंस के लिए स्पेसिफिक होते हैं। एंटीजेंस के लिए स्पेसिफिक होते हैं, इस चीज को आप ध्यान पे रखे रहना। तो एक एंटीबॉडी उसी एंटीजन से बाइंड होगा जिसके खिलाफ वो बना हुआ है। जैसे इस एंटीजन के खिलाफ ये एंटीबॉडी बने रहेगा। अब प्राइमरी रेस्पॉन्स शो करना है तो सीधी सी बात है IgM इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी एंटीबॉडीज। ठीक, तो ये एंटीबॉडीज को मैं कह सकता हूं कि ये स्पेसिफिक है इसी एंटीजन के लिए, दूसरे एंटीजन के लिए काम नहीं करने वाला। इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि एंटीबॉडीज किस तरह से, हम एक थ्योरी पढ़ेंगे क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी के नाम से, उसमें हम लोग देखेंगे कि ये किस तरह से ये अपने आप को बहुत सारे नंबर्स में प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब आप देख सकते हैं दो टर्म हम लोगों को ध्यान पर रखना है। एक होता है हमारे पास एपिटोप और दूसरा होता है पैराटोप। एपिटोप और पैराटोप में अगर मेन डिफरेंस देखने की कोशिश करेंगे तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बार बार MCQs में फंसाने का काम करेंगे। अब एपिटोप के बारे में बात करूं तो एंटीजन का वह हिस्सा, एक चीज़ आप जान लो कि एपिटोप हमेशा ही रिलेटेड रहेगा एंटीजन से, और दूसरी चीज़ आप जान लो कि पैराटोप जो है वो हमेशा ही रिलेटेड रहेगा एंटीबॉडी से। तो एंटीजन का वो वाला हिस्सा जो एंटीबॉडी से बाइंड हो उनको हम क्या कहेंगे? एपिटोप। एंटीजन का वह हिस्सा जो एंटीबॉडी से बाइंड हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एपिटोप। ठीक, मतलब पार्ट ऑफ एंटीजन दैट बाइंड्स टू द एंटीबॉडी, पार्ट ऑफ एंटीजन that binds to antibody। और एंटीबॉडी का वह हिस्सा जो एंटीजन से बाइंड होता है उसको पैराटोप कहेंगे। सीधी सी बात, पार्ट ऑफ एंटीबॉडी दैट बाइंड्स टू द एंटीजन। अब आप देख सकते हैं कि हम लोग वास्तव में पैराटोप और एपिटोप इंटरैक्शन को ही पढ़ने वाले हैं आगे जाकर के। इन दोनों के बीच में इंटरैक्शन हो रहा है। तो आपको एक कंफ्यूजन इस बात को दूर रख लेना है कि एपिटोप जो है वो एंटीजन का पार्ट है और पैराटोप जो है वो एंटीबॉडीज का पार्ट है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट इम्यूनोलॉजी में इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखने का प्रयास करते हैं कि हमने इम्यूनोग्लोबुलिन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से करी। ये इम्यूनोग्लोबुलिन कहाँ से आया? सर एक बात तो समझ में आ रहा है कि इम्यून सिस्टम जो है, ये इम्यूनो शब्द जो है वो इम्यून सिस्टम से या इम्यूनिटी से आया होगा। और ग्लोबुलिन हम लोगों ने तो पहले कहीं प्रोटीन से सुना हुआ है,
ठीक, इसका मतलब क्या? ग्लोब्यूल। ग्लोब्यूल मतलब शेप, प्रोटीन का शेप ग्लोब्यूल जैसा है। इसका मतलब एंटीबॉडी का शेप जो है वो ग्लोब्यूल जैसा है, ग्लोबुलर इन शेप है। तो आप लिख सकते हैं कि एंटीबॉडीज जो है वो ग्लोबुलर इन शेप है। एक सेकेंड, एंटीबॉडीज जो है वो एंटीबॉडी आर ग्लोबुलर इन शेप। और क्या पढ़ा हमने कि एंटीबॉडीज जो है वो सिक्रीट होते हैं बाय प्लाज्मा सेल्स, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। एंटीबॉडीज पैराटोप बाइंड्स टू, ये लिख सकते हैं अपन लोग, एंटीबॉडीज पैराटोप बाइंड्स टू एपिटोप ऑफ एंटीजन, ये भी हम लोगों ने जान लिया। ठीक, प्लाज्मा सेल्स कैसे बना? बी सेल डिफरेंशिएशन से, ये भी हम लोगों ने देख लिया। इनके बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि हम लोगों ने जान लिया IgG, IgM, IgD, IgE और IgA। दूसरी बात, इस एंटीबॉडी को हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन्स के नाम से भी जान रहे हैं, ऑल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो हम लोग इस नाम से भी जान गए कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स के नाम से भी इनको जानते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स का क्या फंडा है, कि ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है ये आया कहाँ से? तो एक तो हम लोगों को ग्लोबुलिन में इनके स्ट्रक्चर की जानकारी हो गई। ठीक, अब इम्यूनोग्लोबुलिन में भी एक ग्लोबुलिन शब्द आया कहाँ से, अगर आप देखने का प्रयास करेंगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा, दो साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था टाइसीलियस। ठीक, और दूसरे साइंटिस्ट का नाम हुआ E.A. कैबार्ट। E.A. कैबार्ट। ठीक, दो साइंटिस्ट हुए टाइसीलियस और E.A. कैबार्ट। इन्होंने क्या किया, एक रैबिट लिया। इन्होंने क्या किया, एक रैबिट को इम्यूनाइज्ड कर दिया, मतलब उनमें कुछ मटेरियल, फॉरेन मटेरियल डाल दिया, तो इनको वो इम्यूनाइज्ड कर दिए। जैसे कि हम लोग इम्यूनाइज्ड हो रहे हैं अभी वैक्सीन ले लेकर के, पोलियो वैक्सीन लेकर के, है ना, कोविशील्ड लेकर के, कोवैक्सीन लेकर के इम्यूनाइज्ड हो रहे हैं। तो इसी प्रकार से इस रैबिट में ओवा एल्ब्यूमिन से इसको इम्यूनाइज्ड कर दिया गया। अच्छा सर, इम्यूनाइज्ड करने से क्या बात हुआ? ठीक, जैसे ही इन्होंने इम्यूनाइज्ड किया, इस रैबिट का सीरम इन्होंने निकाल लिया। अब ये सीरम शब्द को समझने के लिए एक थोड़ा सा थ्योरी आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद में आप लोगों के पास आता हूं। ठीक, अगर आप ब्लड को सेंट्रीफ्यूज ट्यूब के अंदर आपने लिया, अगर आपने, एक सेकेंड, अगर आपने ब्लड को एक सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में लिया और इस ब्लड को आपने सेंट्रीफ्यूज कर दिया, इस ब्लड को आपने क्या किया, सेंट्रीफ्यूज कर दिया। इस ब्लड को आपने सेंट्रीफ्यूज किया तो सीधी सी बात है, सेंट्रीफ्यूगेशन में जो डेंसिटी ज़्यादा होता है वो नीचे की तरफ क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, मतलब नीचे की तरफ बैठ जाता है। डेंसिटी के अनुसार इनमें चेंजेस होंगे और ब्लड का एक ऐसा हिस्सा नीचे डेंसिटी की तरफ बढ़ जाएगा और एक हमारे पास
लिक्विड पोर्शन जो है ब्लड में वो इस तरह से देखने को मिलेगा। आपने ब्लड लिया, आपने सेंट्रीफ्यूज किया, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद आपके पास जो डेंसिटी में ज़्यादा था वो नीचे बैठ गया और लिक्विड पोर्शन ऊपर की तरफ रह गए। इस लिक्विड पोर्शन को हम लोग कहेंगे प्लाज्मा, और जो डेंसिटी के कारण नीचे की तरफ सेटल हो चुका है इसको हम लोग कहेंगे सेलुलर हिस्सा इसका ब्लड का। तो ब्लड को अगर आप सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो आपके दो हिस्से होते हैं, एक प्लाज्मा और एक सेलुलर पार्ट। सेल्स वाले हिस्से में आपको पता है कि हमारे पास सेल्स वाले हिस्से में आरबीसीज है, डब्ल्यूबीसीज है और प्लेटलेट्स है। तो सेलुलर वाले हिस्से में हम लोगों के पास रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स, इस तरह से बाइफर्केशंस हो गया। तो ब्लड के कंपोनेंट्स हम लोग सेंट्रीफ्यूज के माध्यम से कर रहे हैं। ये सेंट्रीफ्यूज क्या है? एक टेक्निक है सेपरेशन का, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, एक टेक्निक ऑफ सेपरेशन कि वेरियस कंपोनेंट्स में आप सेपरेट कर सक रहे हैं ब्लड को, कि हम लोगों ने प्लाज्मा और सेलुलर पार्ट वाले हिस्से में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक, इस प्लाज्मा के पास देखो, प्लाज्मा की कहानी अलग है। प्लाज्मा के पास हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। अब क्लॉटिंग फैक्टर्स की बात अगर मैं बताऊं तो जैसे कि आपने फाइब्रिन शब्द सुना होगा, फाइब्रिन प्रोटीन, आपने फाइब्रिनोजन सुना होगा। ठीक, तो क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है वो प्लाज्मा में प्रेजेंट रहते हैं। तो क्लॉटिंग फैक्टर्स फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन, इस तरह से आपको मैं कह सकता हूं कि वह प्लाज्मा में प्रेजेंट रहते हैं। तो प्लाज्मा ही वो सब प्रोटीन्स को पकड़ करके रखा रहता है। मेन हिस्से में आने वाला हूँ, सीरम पे इसलिए बात कर रहा हूँ। प्लाज्मा जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर्स, जितने भी सॉल्यूबल माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स है ना, वो भी प्लाज्मा में प्रेजेंट रहते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान पर रख लेना। अच्छा, इस प्लाज्मा को आपने पकड़ा और इस प्लाज्मा को आप क्लॉट होने के लिए अलाउ कर दिए। मतलब आपने प्लाज्मा पकड़ा, बोला क्लॉटिंग के लिए छोड़ दो, तो क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो कुछ हिस्से ब्लड के, ये ब्लड का हिस्सा है तो ब्लड के कुछ हिस्से को क्लॉट कर देगा, और कुछ हिस्सा जो है वो लिक्विड पोर्शन में बच जाएगा। इस लिक्विड पोर्शन में जो प्लाज्मा के क्लॉट होने के बाद जो लिक्विड पोर्शन बचा उनको हम बोलेंगे सीरम। अब एक फंडा हमको ये बात पता चला कि प्लाज्मा के क्लॉट होने के बाद जो लिक्विड बचा वो सीरम, मतलब ये वाला हिस्सा क्लॉट नहीं हो सकता। इस कारण से मैं कह सकता हूँ क्या, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि सीरम के पास क्लॉटिंग फैक्टर्स एब्सेंट होते हैं। इस सीरम के पास क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है वो एब्सेंट होते हैं। तो अगर आपको मेजर डिफरेंस प्लाज्मा और सीरम के बीच में पूछा जाए तो आप यह कह सकते हैं कि प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर्स जितने भी प्रोटीन्स हैं जैसे कि फाइब्रिन्स और फाइब्रिनोजन, ये प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन सीरम में क्लॉटिंग फैक्टर्स फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन, जितने भी 12 to 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं, ये सीरम में एब्सेंट होते हैं। अच्छा, कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट है, यही सीरम तो इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोगों ने रैबिट की बात करी थी, है ना? ठीक, तो ये बेसिक डिफरेंस हुआ प्लाज्मा और सीरम के बीच में। वापस फिर इस कहानी में आते हैं कि रैबिट जो है वो इम्यूनाइज्ड हो गया ओवा एल्ब्यूमिन से, और दोनों साइंटिस्टों ने क्या किया, इसका सीरम जो है वो सेपरेट कर दिया। अब इस सीरम का इन्होंने इलेक्ट्रोफोरेसिस कर दिया। अब आपको पता है इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है ये भी एक सेपरेशन टेक्निक है ना? ये भी एक सेपरेशन टेक्निक है जिसमें चार्जेस या इलेक्ट्रिसिटी चार्ज या मास के बेसिस पे हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेट करते हैं। चार्ज और मास के बेसिस पे हम लोग मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से करते हैं। हम लोगों ने किया भी है बहुत सारी चीज़ें, है ना? तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट पार्ट अगर अपन लोग देखें, इसका उन्होंने इलेक्ट्रोफोरेसिस कर दिया इस सीरम का। जनरली हम वो चाहते थे कि कुछ प्रोटीन्स हम लोगों को देखने को मिल गए। हमको ये बात पता है कि जितने भी लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो
जितने भी लार्ज मॉलिक्यूल्स है वो इलेक्ट्रोफोरेसिस में ऊपर की तरफ रह जाएंगे, स्मॉल मॉलिक्यूल्स आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है। तो जो बैंड हम देखो, हम लोगों के पास ये वाला हिस्सा अगर इलेक्ट्रोफोरेसिस में दिख रहा है और ये वाला जो हिस्सा है, ये ऐसे कुछ प्रोटीन्स हम लोग को इस तरह से बैंड दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या, ये सब लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो लार्ज है। लेकिन अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ, स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो है वो लार्ज इस जेल के, देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम लोग जेल बनाते हैं ना, हम लोग पॉलीएक्रोमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोटीन सेपरेशन के लिए बनाते। तो जो ऊपर रह गए वो उन्होंने ज़्यादा ही इलेक्ट्रिसिटी से आगे मूवमेंट नहीं किया है, बल्कि स्मॉल मॉलिक्यूल जो है उन्होंने ज़्यादा ही जेल के ऊपर माइग्रेशन शो किया है। उसी माइग्रेशन के हिसाब से इन दोनों साइंटिस्टों ने एक ग्राफ खींच दिया। पता है, उन्होंने एक ग्राफ खींच दिया जिसमें एक साइड हमारे पास एब्जॉर्बेंस था और दूसरे साइड हम लोगों के पास एक सेकेंड, कुछ तो इशू हो रहा है। तो उन्होंने एक ग्राफ खींच दिया इस तरह से, जिसमें उन्होंने वाई एक्सिस में एक फंडा रखा कि बोला कि हम भाई वाई एक्सिस में एब्जॉर्बेंस शो करेंगे, आप लोगों ने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पढ़ के रखा हुआ है, और दूसरे एक्स एक्सिस में हम लोग माइग्रेशन शो करेंगे। मतलब अगर मैं यहाँ से राइट साइड आगे जाते जाऊँ तो माइग्रेशन ज़्यादा होते जाएगा, उसी प्रकार से अगर मैं वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ जाऊँ तो एब्जॉर्बेंस अगेन ज़्यादा होते जाएगा। तो उन्होंने एक पाया, जब सीरम का इलेक्ट्रोफोरेसिस किया गया तो एक प्रोटीन मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस शो कर रहा था लेकिन माइग्रेशन में कम है। ठीक समझ गया, लार्ज प्रोटीन एब्जॉर्बेंस ज़्यादा शो कर रहा है, इस प्रोटीन का नाम उन्होंने दे दिया एल्ब्यूमिन। इस प्रोटीन का नाम उन्होंने दे दिया एल्ब्यूमिन। ठीक है सर, यहाँ तक भी तो ठीक था। इसके बाद उन्होंने 3 प्रोटीन्स देखा जिन्हें उन्होंने अल्फा, जो आगे माइग्रेट हुए, बोले उनको हम लोग उन लोगों ने बोल दिया अल्फा, ठीक, और दूसरा उन्होंने बीटा, उसके बाद उन्होंने अगला देखा, वो देखा गामा। ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं ये सब ग्लोबुलिन प्रोटीन्स हैं, और इन सब में जो इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्सिबल था वो गामा ग्लोबुलिन्स था। तो इम्यूनोग्लोबुलिन में हम लोग के पास अल्फा, बीटा और गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन्स है, ये सब ग्लोबुलिन प्रोटीन्स है। तो उन्होंने 2 प्रोटीन सीरम में देखा, और माइग्रेशन में गामा ज़्यादा की तरफ भाग रहा है, देख सकते हैं। अच्छा, इसका एब्जॉर्बेंस जो है वो अल्फा बीटा से भी ज़्यादा है, ये भी जान सकते हैं। मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस एल्ब्यूमिन, माइग्रेशन ज़्यादा शो किया किसने, गामा ग्लोबुलिन ने। तो इस तरह से उन्होंने इंटरप्रिटेशन करना स्टार्ट किया। अच्छा, दूसरी बात क्या हुआ, इस सीरम के इन्होंने 2 हिस्से बनाए। इस सीरम के इन्होंने 2 हिस्से बनाए, दोनों का इलेक्ट्रोफोरेसिस उन्होंने किया। एक पार्ट को उन्होंने एंटीजन के साथ रिएक्ट करवाया, और एक पार्ट को उन्होंने विदाउट एंटीजन को रिएक्शन शो किया। तो विदाउट एंटीजन में जो गामा लेवल है वो ज़्यादा देखने को मिल गया, ज़्यादा। लेकिन जैसे ही अगर आप विथ एंटीजन इस सीरम में अगर एंटीजन का रिएक्शन आप करवा रहे हैं, तब इस सीरम में जो गामा ग्लोबुलिन्स का लेवल कम हो गया। इससे दोनों साइंटिस्टों को ये बात पता चल गई कि गामा ग्लोबुलिन्स जो है वो इम्यून सिस्टम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इसी ग्लोबुलिन प्रोटीन में इम्यून सिस्टम का रोल देखा गया। इस कारण से एंटीबॉडीज़ को कह दिया। और दूसरी बात ये इन्होंने बोला कि भाई जो भी ग्लोबुलिन प्रोटीन्स है वो एंटीजन से रिएक्शन शो कर रहा है,
इस कारण से उनको कह दिया कलेक्टिवली उन्होंने इम्यूनोग्लोबुलिन। तो इस तरह से ये डिस्कवरी देखने को मिल गया। तो जहाँ इन्होंने रिएक्शन करवाया एंटीजन से, तो इसमें गामा ग्लोबुलिन्स का लेवल इलेक्ट्रोफोरेसिस के केस में कम, क्योंकि भाई जितने भी गामा ग्लोबुलिन्स थे वो एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने में मदद कर गए ना, इस वजह से। ठीक, तो ये फंडा आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसमें हम लोगों को गामा ग्लोबुलिन्स का रोल देखने को मिल गया। इस तरह से इम्यूनोग्लोबुलिन्स की डिस्कवरी हुई। ये बहुत इम्पॉर्टेंट ग्राफ है, ये बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है, आप लोग इसको ध्यान पे रखे रहेंगे। सिंपल सा फंडा है, माइग्रेशन देखा गया। हम लोगों ने सबसे पहले ज़्यादा एब्जॉर्बेंस वाले हम लोग को एल्ब्यूमिन देखने को मिला, उसके बाद हम लोग को अल्फ़ा बीटा और गामा ग्लोबुलिन्स देखने को मिल गया। इस कारण से जब भी इम्यून सिस्टम की स्टडी की जाती है हम लोग एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन रेशियो देखते हैं। ये तो ठीक है कि नहीं है, समझ रहे हो ना, एजी रेशियो कहा जाता है इसको। तो ये बात आप लोगों की एंटीबॉडीज़ की इम्यूनोग्लोबुलिन वाली बात हुई। अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद ऑफ करेंगे, है ना। एक सेकंड मैं पीडीएफ को ले आता हूँ। ठीक, तो अगर आप एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करेंगे तो आपको सीधा तौर पे देखने को मिलेगा कि यह वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है। ये कैसा है? वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है। ये एक पॉइंट मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा कि ये एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है। इस एंटीबॉडीज़ के दो चेन्स रहेंगे। ये एंटीबॉडी टोटल दो चेन्स इसके होंगे। अब ये दो चेन्स जो है वो मॉलिक्यूलर वेट के अनुसार अलग अलग हो गए। मतलब जो इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है उसको हम लोगों ने क्या कह दिया? हैवी चेन। और जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, बता रहा हूँ डेटा भी ना, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है उसको हम लोगों ने क्या कह दिया? लाइट चेन। तो दो चेन्स हम लोगों को देखने को मिले, एक हैवी चेन्स और दूसरा आपको देखने को मिला लाइट चेन्स। अब इन दोनों ही पॉइंट को पकड़ करके हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। अगर आप देखेंगे, जो आप ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ये आपको दिख रहा होगा ऐसा कुछ, मैं मार्क कर देता हूँ ताकि आपको भी देखने में आसानी हो। ठीक, मैं ये वाला हिस्से की बात कर रहा हूँ। ये जो है ये दो हैवी चेन्स हैं। अब इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल में दो हैवी चेन्स जो है वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। सबसे पहले पॉइंट कि दोनों इम्यूनोग्लोबुलिन स्ट्रक्चर में जो हैवी चेन्स है वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड लिंकेज। तो भाई देखो, ये प्रोटीन है और प्रोटीन में एक अमीनो एसिड है जिसका नाम है सिस्टीन, और सिस्टीन अमीनो एसिड जो है वो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, अगर आपको पता है। और वो सिस्टीन का काम ही है कि वो दो सल्फर के बीच में बॉन्ड्स बनाए। इन्हीं की सहायता से ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। इसका मतलब दो हैवी चेन्स आपस में जुड़े हुए हैं डाइसल्फाइड लिंकेज से। आप बोल सकते हैं नॉन कोवलेंट इंटरैक्शन से भी जुड़े हुए हैं। ध्यान से सुनना जो मैं बोलते जा रहा हूँ, दोनों ही इंटरैक्शन से जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये दो हैवी चेन्स हैं वो आपस में अलग अलग हैवी चेन्स एक लाइट चेन से भी जुड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हैवी चेन्स ने एक जैसा स्ट्रक्चर दो जगह से बाइंड हो, उनको हम डाइमर कहते हैं। अब ये डाइमर जो है वो लाइट चेन से भी जुड़ा हुआ है
अब वो अच्छा वो जुड़े हुए कैसे हुए हैं? सीधी सी बात है कि ये दोनों ही डाइसल्फाइड लिंकेज से जुड़े हुए हैं। इसको भी आप ध्यान पे रखे रहो, ध्यान से देख लो। मैं पॉइंट फिर रिपीट कर देता हूँ कि हम लोगों के पास 2 हैवी चेन्स और 2 लाइट चेन्स हैं, और 2 लाइट चेन्स और हैवी चेन्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो जो जिस चेन से जुड़े हुए हैं वो डाइसल्फाइड लिंकेज से जुड़े हुए हैं, है ना। और डाइसल्फाइड लिंकेज से जुड़ने के बाद आप देख सकते हैं वो लाइट चेन से भी दोनों हैवी चेन्स जुड़े हुए हैं। ठीक, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि भाई लाइट चेन्स जो है वो आपस में, लाइट चेन्स और हैवी चेन्स दोनों ही डाइमर बना रहे हैं, हैवी चेन्स और हैवी चेन्स आपस में भी डाइमर बना रहे हैं। तो एक निश्चित फॉर्मूला मैं लिख सकता हूं कि हैवी चेन और लाइट चेन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये दोनों ही 2-2 फॉर्म पे, इस कारण से मैं टोटल होल ट्वाइस 2 कर देता हूँ। तो HL का हम लोग को डाइमर देखने को मिलता है, सीधी सी बात, डाइमर ऑफ हैवी चेन्स एंड लाइट चेन्स। हैवी चेन्स का मॉलिक्यूलर वेट अगर देखेंगे तो ये 15,000 डाल्टन, और लाइट चेन्स का अगर आप देखेंगे वो 25,000 डाल्टन में इनका मॉलिक्यूलर वेट। तो एंटीबॉडीज जो है वो 2 चेन से मिलके बने हुए हैं, है ना, एक हैवी चेन्स और एक लाइट चेन। इतना आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा। अब देखो हमारे पास हैवी चेन्स और लाइट चेन्स दोनों हैं। ये देखो, ये हैवी, ये लाइट चेन हुआ, ये हैवी चेन हुआ, ये भी हैवी चेन हुआ, ये भी लाइट चेन हो गया। लाइट चेन्स इस साइड पे दिख रहे हैं, ये हैवी चेन आपको पर्पल कलर का दिख रहा है। इसकी फीचर्स अगर आप लोग देखेंगे, अगर आप इसकी फीचर्स अगर आप देखने का प्रयास करेंगे तो इन फीचर्स में आप लोग देख सकते हैं कि हमेशा ही प्रोटीन के 2 हिस्से होते हैं। अगर आप एक प्रोटीन बनाएंगे तो प्रोटीन के 2 हिस्से होते हैं, एक एन टर्मिनल और एक सी टर्मिनल। ये बात आपको पता है, ठीक। एन टर्मिनल वाला हिस्सा जो है ये एंटीजन से बाइंड होता है। पहला पॉइंट लिख सकते हैं आप कि वो एंटीजन बाइंडिंग है, ये देख लो आप, ठीक। ये एन टर्मिनल जो है हैवी चेन्स और लाइट चेन्स, देखो सीधी सी बात है, अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे पास एन टर्मिनल, ये भी एन टर्मिनल, ये भी एन टर्मिनल, और ये सी टर्मिनल, ठीक। अब ये एन टर्मिनल जो है वो एंटीजन से बाइंड हो रहे हैं, ये आपको पता है, ठीक है सर। ये हैवी चेन का भी एन टर्मिनल और लाइट चेन का भी एन टर्मिनल होने के लिए तो दोनों ही प्रोटीन है, ठीक। हमारे पास 2 हैवी चेन 2 लाइट चेन है, ये भी हमको बात पता चल गई, ठीक। ये जो हैवी चेन का एन टर्मिनल है, इसके शुरुआत से 110 अमीनो एसिड, मतलब यहाँ से मैं अगर अमीनो, अब ये प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ है ना, अब इसके शुरू के 110 अमीनो एसिड, लाइट चेन हैवी चेन दोनों की बात कर रहा हूँ, शुरू के 110 अमीनो एसिड एन टर्मिनल वाले हिस्से में, है ना, एन टर्मिनल वाले हिस्से में 110 अमीनो एसिड कंटिन्यूअसली आप चेंज होते रहते हैं। आज कुछ और अमीनो एसिड का सीक्वेंस देखने को मिला, कल कुछ और अमीनो एसिड का सीक्वेंस देखने को मिला। इस कारण से इस वाले रीजन को हम लोग वेरिएबल रीजन कहते हैं। शुरू के एन टर्मिनल वाले एंटीबॉडी के एन टर्मिनल के शुरू के 110 अमीनो एसिड वेरिएबल होते हैं, इस कारण से इस रीजन को हम वेरिएबल रीजन कहते हैं। अगर ये वेरिएबल रीजन हैवी चेन का है तो यह VH से हम डिनोट करेंगे, अगर ये लाइट चेन का है तो हम VL से कहेंगे, ठीक। 110 अमीनो एसिड के बाद 110 अमीनो एसिड के बाद वाले सभी अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस एक जैसा ही देखने को मिला, वो चेंज नहीं होते। इस कारण से इस रीजन को हम कहेंगे कांस्टेंट रीजन। इस रीजन को अपन क्या कहेंगे? कांस्टेंट रीजन।
तो शुरू के 110 अमीनो एसिड वेरिएबल है और उसके बाद के जितने भी अमीनो एसिड है कांस्टेंट है। अच्छा, ये कांस्टेंट रीजन अगर हैवी चेन के हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे CH, अगर ये लाइट चेन के होंगे तो Cl, ये मैं कह सकता हूं। तो डिपेंड क्या किया इस डायग्राम में, फिर से आकर के अगर अपन देखें और शांत दिमाग से एक बार देखने की कोशिश करें तो आपको मैं बता सकता हूं कि हम लोग ने एंटीबॉडीज के दो चेन्स देखे, एक हैवी चेन और एक लाइट चेन। हैवी चेन्स जो है वो उनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है और लाइट चेन्स का मॉलिक्यूलर वेट कम है। इस कारण से हैवी और लॉन्ग चेन्स में कन्वर्ट हम लोगों ने दो चीज़ देख लिया। ठीक है सर, यहाँ तक तो देख लिया आप लोगों ने। शुरू के 110 अमीनो एसिड जो एंड टर्मिनल के हैं वो वेरिएबल है, ठीक। उसके बाद के जो भी अमीनो एसिड्स है वह कांस्टेंट है। तो हम लोगों ने क्या किया, लाइट चेन में हम लोगों ने VL लिख दिया शुरू में, हैवी चेन में हमने VH लिख दिया, इसके बाद हमने VH लिख दिया, इसके बाद हम लोगों ने VL लिख दिया। तो VH VL ये हम लोगों को देखने को मिल गया। ठीक है सर, है ना। इसके बाद के रीजन्स को हम लोगों ने CL लिख दिया क्योंकि ये हिस्सा लाइट चेन का था। ठीक है सर। अब हैवी चेन्स में हम लोगों के पास जितने भी कांस्टेंट रीजन्स थे उन लोगों हम लोगों ने CH अभी भूल जाओ, CH1 CH2, पहले कॉन्सेप्ट समझो कांस्टेंट रीजन्स के, इस कारण से हम लोगों ने CH लिख दिया। ठीक, चलिए, तो ये हम लोगों को पता चला कि हम लोगों के पास दो चेन्स हैं और दो चेन्स में हम लोगों के पास हैवी चेन्स और लाइट चेन्स, ये सब है। ठीक, अब हम इसमें से साइंटिस्टों ने सोचा कि इनमें से कौन सा हिस्सा एंटीजन बाइंडिंग मैंने आपको बता दिया है और कौन सा हिस्सा बायोलॉजिकल एक्टिविटी को शो करता है। आप देख सकते हैं कि जितने भी कांस्टेंट चेन है वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी के रिस्पॉन्सिबल है और जितने भी वेरिएबल चेन है उस वाले में हम लोगों ने एंटीजन बाइंडिंग वाला हिस्सा रख दिया है। इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि इसमें हम लोगों ने क्या, इसको हम लोगों ने कैसा खोज निकाला। हमने कुछ नहीं किया, हमने किया इस एंटीबॉडी को निकाला और इस एंटीबॉडी का सबसे पहले हम लोगों ने पैपिन के साथ, पैपिन एक एंजाइम है, पैपिन से डाइजेशन कर दिया। पैपिन एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। जैसे ही हम लोगों ने इस एंटीबॉडी में पैपिन को इंक्लूड किया, हम लोगों को टोटल एंटीबॉडीज में 3 फ्रैगमेंट्स देखने को मिल गए। 3 फ्रैगमेंट्स देखने को मिल गए। अच्छा सर, ये 3 फ्रैगमेंट्स क्या है भाई? अब देखो, इस 3 फ्रैगमेंट्स में भी 2 फ्रैगमेंट्स ऐसे मिले हमको कि वो एक दूसरे जैसे ही थे। जैसे कि अगर आपने देख लिया कि हुआ क्या एक्चुअल में, ये जो दो हैवी चेन्स आपस में जुड़े हुए थे ना, उनके डाइसल्फाइड लिंकेज को तोड़ दिया। कौन? पैपिन ने। पैपिन डाइजेशन पढ़ रहे हैं, याद रखे ना, बहुत क्वेश्चन पूछता है। ठीक, तो FAB ऐसा कोई फ्रैगमेंट देखने को मिले। अभी भूल जाओ FAB क्या, मैं बोल दिया। ठीक, तो हम लोगों को 3 फ्रैगमेंट देखने को मिले। उसमें से एक फ्रैगमेंट जो है वो क्रिस्टलाइज हो जा रहा था। इस कारण से उस फ्रैगमेंट को हम लोगों ने FC के नाम से डिनोट कर दिया, फ्रैगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये क्रिस्टलाइज हो जा रहा था, इस कारण से हम लोग इस फ्रैगमेंट को बोल दिया FC। ठीक, बाकी 2 फ्रैगमेंट जो एक जैसे दिख रहे थे वो दोनों ही एंटीजन से बाइंड हो जा रहे थे भाई। इस कारण से इन दोनों फ्रैगमेंट्स को हमने कह दिया फ्रैगमेंट्स ऑफ एंटीजन बाइंडिंग। फ्रैगमेंट्स ऑफ एंटीजन बाइंडिंग। इस फ्रैगमेंट्स को हमने कह दिया फ्रैगमेंट्स ऑफ एंटीजन बाइंडिंग। ठीक, तो इस कारण से
हम लोगों के पास दो फ्रैगमेंट्स जो मिले उसमें हम लोगों ने FAB फ्रैगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग, दूसरा हम लोगों ने FC पोर्शन कह दिया। ठीक, इस एंटीबॉडी में ये वाला हिस्सा हो गया FAB वाला और इस वाले हिस्से को हम लोगों ने कह दिया FC पोर्शन। पैपिन डाइजेशन से पता चल गया। अच्छा, ये कितने चेन्स में है इसको पता करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, इसके बाद अगेन एंटीबॉडी को हम लोगों ने पेप्सिन डाइजेशन में कर दिया। तब हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोगों को केवल दो फ्रैगमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से एक फ्रैगमेंट जो है वो डाइमर फॉर्म पे है। ठीक, पैपिन में हम लोग को 3 फ्रैगमेंट देखने को मिले, पेप्सिन में हम लोग को 2 फ्रैगमेंट मिले। उसमें 2 फ्रैगमेंट जो है वो उसमें से एक फ्रैगमेंट जो है वो डाइमर फॉर्म पे है। ठीक, और एक FC फ्रैगमेंट था, सीधी सी बात है। तो आपको ध्यान रखना डिफरेंस ये हुआ कि हम लोग को पैपिन डाइजेशन में 3 फ्रैगमेंट्स देखने को मिले और पेप्सिन डाइजेशन में हम लोग को FAB का हम लोग को डाइमराइज फॉर्म देखने को मिला। इसका मतलब पेप्सिन ने इन 2 फ्रैगमेंट्स को अलग नहीं कर पाए, लेकिन पैपिन ने कर दिया। अब अलग अलग यूनिट्स को सेपरेट करने के लिए इस एंटीबॉडी का हम लोगों ने मरकैप्टो इथेनॉल रिडक्शन कर दिया। इससे हुआ क्या, रिडक्शन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, जैसा ही हम लोगों ने मरकैप्टो इथेनॉल एक रेड्यूसिंग एजेंट है, याद रखे रहना। जहां जहां पे सल्फर था वहां पे उसने हाइड्रोजन ऐड कर दिया, तो मैं बोला रिडक्शन हो गया। ठीक, जैसे जैसे हमने हाइड्रोजन ऐड किया वो बॉन्ड्स एक दूसरे से टूटते गए। देखिए यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ, यहाँ पे H आ गया तो ये फिर से अलग टूटते गया बॉन्ड। तो अलग अलग जितने भी यूनिट्स थे सब अलग हो गए। तो हम लोग को पता चला कि एंटीबॉडीज में हम लोगों के पास 2 हैवी चेन्स हैं, अलग अलग यूनिट में बढ़ गए ना, जो 2 हैवी चेन एक दूसरे से जुड़े हुए थे वो अलग अलग हो गए। तो हम लोग को 2 हैवी चेन्स देखने को मिले, फिर 2 लाइट चेन्स देखने को मिले। इस तरह से हम लोगों ने जान लिया कि कौन सा हिस्सा हैवी चेन है, कौन सा हिस्सा लाइट चेन है और कौन सा हिस्सा एंटीजन से बाइंड होता है और कौन सा हिस्सा फ्रैगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। इस तरह से हम लोगों ने सब चीज़ को जान लिया। आइए लास्ट में हम लोग कुछ चीज़ें रिवाइज करते हैं विथ थ्योरीज, है ना। तो एंटीबॉडीज जो है वो 2 लाइट चेन से मिलकर बने हुए वो आइडेंटिकल है और 2 हैवी चेन से मिलकर बने वो भी आइडेंटिकल है। एक बात आपको ध्यान पर रखना है कि हैवी चेन्स का मॉलिक्यूलर वेट 25 किलो डाल्टन मतलब 25,000 डाल्टन और हैवी चेन्स का 50 किलो डाल्टन। अच्छा, हर एक ईच लाइट चेन बाउंड टू हैवी चेन बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये हम लोगों ने देखा कि लाइट चेन जो है वो हैवी चेन से डाइसल्फाइड बॉन्ड से बाइंड हो जाते हैं। ठीक है सर, यहाँ तक भी ठीक है। ठीक, और हैवी चेन एक दूसरे से बाउंड डाइसल्फाइड लिंकेज और हाइड्रोजन बॉन्ड्स या नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन से भी बाइंड हो जाएंगे, ये भी ध्यान पे रखे रहना, है ना। ये ऐसा डाइसल्फाइड लिंकेज लिखा हुआ रहता है कई जगह। और इसके बाद फर्स्ट 100 अमीनो एसिड मैंने 110 बताया वो करेक्ट है ना। अमीनो टर्मिनल का या एन टर्मिनल का वैरी करता है हाइड्रोजन और लाइट, हाइड्रोजन बोल रहा हूँ, हैवी चेन और लाइट चेन्स दोनों के ऊपर। इस कारण से इनको हम लोग ने वेरिएबल रीजन कह दिया। ठीक, इस कारण से इनको हम रेफर कर गए VL और VH, अगर वो लाइट चेन का हो तो VL और ये हैवी चेन का तो VH। बाकी अमीनो एसिड बाकी जो पार्ट है उसमें कांस्टेंट चेन हम लोग को देखने को मिला तो CH और Cl। ठीक है ना। बाकी CDR की बात हम लोग बाद में करेंगे, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आप इतना बेसिक्स ऑफ एंटीबॉडी आप लोगों के लिए बिल्कुल सही है ना। कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, है ना। और इसके आगे हम लोग अपडेट्स आप लोगों को देखते जाएंगे, मैं देते जाऊंगा आपको अपडेट। तो आप हमारे साथ बने रहें, मेरे साथ बने रहें, तो एंटीबॉडीज़ हम इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे।
अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज़ के ऊपर डील करेंगे और भी अंदर की बातें जानेंगे कि हिंज रीजन क्या होता है, उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ के बारे में बात करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग एंटीबॉडीज़ का चैप्टर ख़त्म करेंगे। ठीक, थैंक यू वेरी मच।